Hello students, I Pankaj Vashisht welcome you all in today's lecture of EduSet of class 10 for science. Today we are going to study about the topic forest and wildlife of chapter 16. In the previous lecture we have studied about the resource management and what are natural resources, प्राकृतिक संसाधन व प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा। आज हम बात करेंगे वन और वन्य जीवन। वन भी हमारे लिए प्राकृतिक स्रोत है, एक प्राकृतिक संसाधन है जो विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए एक घर का काम करते हैं, साथ ही हमें बहुत सारी चीजों को उपलब्ध कराने में भी सहायक है। बहुत सारे उद्योग, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी और हमारा रोज का बहुत सारा सामान जो है इन वनों से और वन में पाए जाने वाले वृक्षों से ही हमें प्राप्त होता है। आप अपनी जिंदगी से उदाहरण ले सकते हैं। छोटे छोटे खिलौने, छोटे छोटे औजार काम करने के, घर में फर्नीचर है जैसे बेड है, चेयर है, टेबल है, अलमीरा है, वो सब किसकी बनी हुई है? लकड़ियों की बनी हुई है, वुड से बनी हुई है। और वो लकड़ी हमें कहाँ से मिल रही है? वृक्षों से। तो वन जो है वृक्षों का भंडार है। ये वन हमारे जीवन की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण इकाई है। लेकिन आज समय बीतता जा रहा है जैसे जैसे, वैसे वैसे वनों की संख्या पृथ्वी पर कम होती जा रही है। वन और उनमें रहने वाले वन्य प्राणी पर बहुत बड़ा और गहरा संकट मंडरा रहा है। जब ये वन ही नहीं होंगे तो इनमें रहने वाले जीव जंतु, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, छोटे छोटे से लेकर बड़े जीव जंतु, शेर, हाथी, चीता, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज, ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होती जा रही हैं। बहुत सारे रेंगने वाले ऐसे जीव, पक्षी और बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां जो हमारे बहुत काम की थी, आज वो सब क्या होती जा रही हैं? खत्म होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वनों को बहुत तेजी से काटा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। और उन्हें कौन खत्म कर रहा है? हम अपने फायदे के लिए, अपनी जरूरतों के लिए इन वृक्षों को लगातार काटते जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि क्या भूमिका निभाते हैं वन और किस प्रकार से हम इन वनों को सुरक्षित कर सकते हैं, इनको खत्म होने से रोक सकते हैं, ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी इन वनों का, इन वृक्षों से मिलने वाले महत्व है, जैसे कि कच्ची सामग्री, लकड़ी और बहुत सारी वनस्पतियां ऐसी हैं जो औषधियां बनाने के काम आती हैं। बहुत सारे वन्य जीव जंतु इस तरह से हैं जो हमारे जीवन का जीवन चक्र चलाने में बहुत सहायक है। अगर एक भी इनमें से प्राणी विलुप्त हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, तो पूरा जीवन चक्र डिस्टर्ब हो सकता है। तो वन जो है, फॉरेस्ट जो है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है हमारे लिए। तो आइए, एवं वन्य जीवन संरक्षण में सबसे पहली बात जो आती है वो है स्टेक होल्डर्स। कि स्टेक होल्डर्स क्या है? स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है बच्चों दावेदार। कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक कंपनी खोली है, आपने कोई बिजनेस, कोई काम शुरू किया है और उसके आपने 3 पार्टनर बना दिए। एक आप खुद हो और एक आपका कोई दोस्त और एक कोई आपके घर में से कोई भी आपके पेरेंट्स में, मम्मी या पापा या कोई भी पेरेंट्स में से एक पार्टनर वो हो गया। तो कुल पार्टनर कितने हो गए? 3। तो उन तीनों लोगों की ही जिम्मेवारी होगी उस काम को संभालने की। उस काम से जुड़ा हुआ, आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ हर एक काम वो 3 लोग मिलकर करते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स। तो हमारे जो ये वन है, फॉरेस्ट है, वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत काम करते हैं और इनको भी संभालने की जिम्मेवारी दी गई है कुछ 4 लोगों को। कुछ 4 एजेंसीज हैं जिन्हें ये जिम्मेवारी दी जाती है, या हम कह सकते हैं कि ये जिम्मेवार हैं इन फॉरेस्ट को, इन वाइल्ड लाइफ को बचाने और खत्म करने में भी इनका कहीं ना कहीं हाथ जरूर है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो 4 स्टेक होल्डर्स हैं, इनकी क्या क्या भूमिका है वन्य जीवन यानी कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेव करने में और उनको डिस्ट्रॉय करने में। किस एजेंसी ने कितना काम किया है, कौन सी हमारे लिए फायदेमंद है, कौन हमारा फायदा कर रही है और कौन हमारा नुकसान कर रही है। तो सबसे पहले स्टेक होल्डर्स में आता है स्थानीय लोग। स्थानीय लोग, लोकल रेजिडेंट्स, मतलब
कि उस वन में, उस जंगल में रहने वाले वहां की छोटी छोटी प्रजातियां, वहां के लोकल जो जितने भी लोग वहां रह रहे हैं, स्थानीय लोग जो है, वो इन वनों को संभालने का, फॉरेस्ट को संभालने का सबसे बड़ी जिम्मेवारी उन्हीं लोगों पर है और वो इस जिम्मेवारी को सबसे अच्छी तरह निभा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग वहीं रह रहे हैं, वो घर है उनका। वहां पर रहने वाले लोग जो है वन को, जंगल को अपना घर मानते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, वहां के रहने वाले पशु पक्षियों से भी बहुत प्यार करते हैं। तो क्या पाया गया कि ये जो स्थानीय लोग हैं, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वनों को सही तरह से सुरक्षित रखने में। पहले सभी लोग वनों के ऊपर ही निर्भर करते थे। देखो अब आज के जमाने में जो लोग शहर में रह रहे हैं, हम और आप जैसे लोग जो शहर में रहते हैं, वो डायरेक्टली वनों से लिंक नहीं है, जंगलों पे निर्भर नहीं करते डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्टली हम निर्भर करते हैं। क्योंकि हमारे घरों में आने वाले जितने भी सामान हैं जो लकड़ी के बने हुए हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो औषधियां हैं, बहुत सारे सामान, जैसे कोई छोटे बच्चे का खिलौना ही है, कोई आपने कोई औजार खरीदा है, हथौड़ी है, तो वो भी, इसमें भी क्या लगा हुआ है, लकड़ी लगी हुई है। घर में बेड रखा है, अलमारी बनवा रहे हो आप, तो वो सब कहाँ से आ रही है? लकड़ी, टिम्बर जो है, टीक वुड जो है, बहुत सारी वुड है। साल लकड़ी का नाम सुना हो आपने, टीक सुना हो, और टिम्बर, ये अलग अलग तरह की लकड़ियां हैं। ये सब कहाँ से आती हैं? वृक्षों से आती हैं। तो हम भी निर्भर करते हैं वनों पर, लेकिन ये जो स्थानीय लोग हैं, ये वहां पर रहते हैं, वहीं से खाना पीना अपना जुटाते हैं, वहीं की लकड़ियों से, बांस से अपनी झोपड़ी बनाएंगे, वहीं पर रहकर अपने औजार बनाएंगे। तो ये वन जो है, फॉरेस्ट जो है, उनका घर है, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इन फॉरेस्ट को, इन वनों को काट दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। तो जब भी कोई ऐसा आदेश आता है, तो सबसे पहले यही लोग खड़े होते हैं, उसका विरोध करते हैं कि वनों को मत काटो, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात तो वृक्षों से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है, वो तो हर एक प्राणी के लिए जरूरी है। तो ये स्थानीय लोग समय समय पर ऐसा काम करते रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और निभाते रहे हैं कि इन वृक्षों को, इन वनों को ना काटा जाए। सबसे पहले एक अमृता देवी के नाम से एक लेडी बहुत फेमस हुई थी। उन्होंने क्या किया था, वो इसी तरह से एक कबीले की रहने वाली महिला थी, और 1731 ईस्वी की बात है, ये बहुत पहले की बात है, कि जब इन पेड़ों को काटा जाने लगा तो उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने इन पेड़ों को कटने से मना करा, और उस आंदोलन में इन सब लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी, लेकिन वृक्षों को कटने नहीं दिया था। तो ये स्थानीय लोग समय समय पर इन चीजों का विरोध करते रहे हैं। दूसरे स्टेक होल्डर में आता है सरकारी वन विभाग, गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स। इन लोगों पे भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी वन विभाग बनाए गए हैं हर एक वन को संभालने के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, और ताकि जो वन खत्म होते जा रहे हैं और जो वहां पे वन्य जीवन, जीव जंतु हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं, उनको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, नेशनल पार्क बना दिया जाता है वहां पर, और ताकि जो स्पीशीज, जो प्रजातियां लुप्त होने की वाली हैं, उनको सेव किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके। तीसरा है उद्योगपति, यानी कि इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं फॉरेस्ट पर, वनों पर। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, उनको बहुत सारा रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ जो है, जो कच्चा पदार्थ है, वो इनको वनों से ही मिलता है। रॉ मटेरियल जितना भी है, वो सभी कहाँ से लेते हैं? वनों से इकट्ठे करते हैं। तो उस चक्कर में क्या करते हैं, वनों को लगातार खत्म करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है वनों के लिए और हमारे लिए भी। क्योंकि उद्योगपति सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कहाँ पर वन खत्म हो रहे हैं, कहाँ वन ज्यादा है। एक जगह के वन काट देंगे, ये वृक्षों को काट देंगे अपनी जरूरत के लिए, जब वहां से खत्म हो जाएंगे तो कहीं और चले जाएंगे, कहीं और से पेड़ काटना शुरू कर देंगे। इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि कौन से शहर में, कौन से गांव में पेड़ों की संख्या कम हो रही है या पृथ्वी पर पेड़ों की संख्या खत्म हो रही है। दे आर टोटली सेल्फ ओरिएंटेड वे, इन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब। फोर्थ आता है वन्य जीवन प्रेमी, वॉलंटियर्स, कि वो लोग जो
वन्य जीवन यानी कि वन्य जीव जंतु और वनों से बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि फॉरेस्ट खत्म होती जाए। फॉरेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए, वनों को सुरक्षित रखने के लिए लगातार वो अपने प्रयास करते रहते हैं। और उनमें कौन है ज्यादातर वॉलंटियर्स? कौन सी है? एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो खुद अपने आप उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कि हम वनों को बचाएंगे। उसके लिए मुहिम चलाई है कि जो जीव जंतु खत्म होने वाले हैं उनको भी हम बचाएंगे, और ये भी बहुत काम कर रहे हैं। पहले इनका काम जो था सिर्फ जीव जंतुओं तक सीमित था कि वन्य जीव जंतु जो लुप्त होते जा रहे हैं उन्हें बचाएंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ इन लोगों को ये भी पता लगा कि जीव जंतु तभी बचेंगे जब उनका घर बच जाए, जब वनों को बचाया जाएगा, क्योंकि वन होंगे तो ही वन्य जीव जंतु बचेंगे। तो इसलिए ये लोग भी बहुत काम करते हैं वन्य जीव जंतुओं और वनों को बचाने के लिए। तो आइए और इनको एक एक करके पढ़ते हैं, क्या इनका रोल है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेविंग में। सबसे पहली बात हमने पढ़ी थी कि स्थानीय लोग जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इन्हें जो है यहाँ से सब कुछ मिलता है। ये वन इनके घर हैं, खाना खाने के लिए और कोई भी सामान, घर बनाने के लिए, रहने के लिए, आग जलाने के लिए लकड़ी, सब इनको यहीं से मिल जाती है। तो ये यहाँ खुश हैं। और जब अंग्रेजों के समय की बात है कि जब भारत में ब्रिटिश शासन लागू हुआ, उससे पहले हम डायरेक्ट वनों से पेड़ों से लकड़ी काट के लाते थे, अपने घर में चूल्हे जलाते थे। लेकिन टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, समय बीतता गया, तो लोगों का रहने का ढंग जो है ब्रिटिश सरकार से काफी इन्फ्लुएंस हुआ और चेंज होता गया, और लोग एक दायरे तक सीमित हो गए। अब शहरों में रहने लगे लोग, पेड़ों को काट के, जंगलों को काट के अलग शहर बना दिया गया, बिल्डिंग्स बनाई गई। तो धीरे धीरे लोग जो है वनों से दूर होते गए। तो वनों से जो है स्थानीय लोगों को हटा दिया गया, और एक ही प्रकार के, जैसे पाइन का पेड़, पाइन, चीड़ और यूकलिप्टस, जिसको आप सफेदे का पेड़ कहते हो, इस तरह के पेड़ों को उगाया जाने लगा। एक ही तरह के पेड़ जो है एक सीमित क्षेत्र में उगाए जाने लगे, बजाय के वनों में जो विभिन्न प्रकार के पेड़ होते थे। तो उससे जो है क्वालिटी जो है वनों की और क्वांटिटी ऑफ ट्रीज जो है वो क्या हो गई? बहुत कम हो गई। क्यों? क्योंकि अब जो लोग हैं अपने मतलब के लिए जो और ये लोग विरोध करते हैं कि वनों को काट के सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, बिल्डिंग्स का निर्माण ना किया जाए, क्योंकि इनसे इनको बहुत ज्यादा आवास की सुविधाओं का एक खतरा मंडरा रहा है। ठीक, अब जब अंग्रेजों से पहले की बात है, स्वतंत्रता से भी पहले की बात, सभी जो लोग थे वो डायरेक्टली वनों पर ही निर्भर करते थे। हम वन से ही काट के लकड़ी लाते थे, अपने चूल्हे में जलाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अंग्रेजों का शासन आया, रहने सहने का तरीका बदल गया, जो एक सीमित दायरे में लोग रहने लगे, एक निश्चित क्षेत्र में लोगों का रहना, अपना बिल्डिंग्स बनाने लग गए, वनों को काटकर शहर बनाने लग गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ? इन स्थानीय लोगों को वहां से हटा दिया गया, वहां से बेघर कर दिया गया, और उसका जो है हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो स्थानीय लोग जो है वहां के एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं टू सेव द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचाने के लिए। अब देखो, जब उन लोगों को वहां से हटा दिया गया, ये स्थानीय लोग ही जानते थे कि कौन सी वनस्पतियां सबसे ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है। अब जब अंग्रेज सरकार आई या हमारी सरकार ने भी क्या करा, कौन से चीड़, पाइन और ये यूकलिप्टस यानी कि सफेदे का पेड़, इस तरह के पेड़, साल का पेड़, इस तरह के पेड़ों को उगाना शुरू कर दिया। एक ही निश्चित जगह पर एक ही तरह के पेड़ उगाए गए, बजाय के बहुत सारे अलग अलग पेड़ों के जो नेचुरली फॉरेस्ट में होते हैं, उनकी जगह काट काट कर एक तरह के वो पेड़ उगाए जाने लगे जिनकी हमें आवश्यकता है, जो हमारे लिए, उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उससे क्या हुआ कि हमारा पूरा जीवन चक्र, पूरा वनों का चक्र जो है डिस्टर्ब हो गया, और फॉरेस्ट का भी जो है उन्मूलन, धीरे धीरे वनों का उन्मूलन होता चला। काम होने से
हमारा सरकार का तो फायदा हुआ, क्योंकि उद्योगों को बहुत सारा कच्चा सामान जो सारा चाहिए था वो वृक्षों से मिलने लग गया, सब रॉ मटेरियल्स सब अरेंज हो गए और उद्योग भी बहुत अच्छे से चलने लगे और सरकार को भी मुनाफा बढ़ गया। लेकिन इन स्थानीय लोगों का बहुत नुकसान हुआ। इन्हें अपने पशु चराने के लिए कोई जगह नहीं मिली, इनको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तो इनकी लाइफ जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई, जो कि नहीं होना चाहिए था। सरकार को चाहिए था कि इन्हें भी सुविधाएं दें और हम अपना फायदा भी करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेक होल्डर की तरफ। सेकंड जो हमारे स्टेक होल्डर है वो है गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी कि सरकारी वन विभाग। तो ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है सरकार की भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, वनों के संरक्षण में। सरकार के द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया है, अलग से एक विभाग बनाया गया है और हर एक राज्य में एक फॉरेस्ट ऑफिसर और फॉरेस्ट ऑफिस बनाया गया है। हर एक वन में एक ऑफिस है, वहां पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स की ड्यूटी होती है और उनका काम है फॉरेस्ट की देखभाल करनी, यानी कि वनों का देखना कि वनों में और वन से जुड़े हुए वन्य जीव जंतु जो है वो सही प्रकार से रह रहे हैं, उन्हें सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, या कौन सी प्रजाति ऐसी है जिसको स्पेशल संरक्षण की आवश्यकता है। ये सब बातें जो है सरकार के द्वारा अलग अलग ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं। वो लोग ये भी देखते हैं कि वनों से जो कीमती सामान है, कीमती सामान मतलब वृक्ष जो है वो इलीगली को जो है कोई भी अपनी मर्जी से ऐसे ही नहीं काट सकता, गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए तभी वो वहां उस वन में हस्तक्षेप कर सकता है और वहां से वृक्षों से कुछ भी जो उसे सामान चाहिए वो ले सकता है। ऐसे ही बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, नेशनल पार्क। उन राष्ट्रीय उद्यानों में उन प्रजातियों को, जीव जंतुओं की वो प्रजातियां रखी गई हैं जो लुप्त होने वाली हैं, जो खत्म होने वाली हैं, तो उनका स्पेशल ट्रीटमेंट वहां किया जाता है और ध्यान रखा जाता है कि जो उन्हें स्पेशल एनवायरनमेंट की जिस तरह का वातावरण उनको चाहिए वही वातावरण वहां दिया जाता है ताकि ये प्रजातियां आगे आने वाले समय तक बची रहें। तो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, लेकिन एक कमी जो गवर्नमेंट के द्वारा रह जाती है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को परमिशन मिल जाती है कि वो फॉरेस्ट को काट सकते हैं, वृक्षों को काट सकते हैं, उनको कच्चा मटेरियल जो चाहिए होता है वो ले सकते हैं। तो वो परमिशन जो है उन्हें ऐसे ही नहीं मिलनी चाहिए, उसके लिए स्पेशल कंडीशंस होनी चाहिए तभी वो उसको वहां इंटरफेयर कर सकें। अगर ये वाली कंडीशंस थोड़ी और स्ट्रिक्ट कर दे गवर्नमेंट, देन इट विल बी अ वेरी बेटर सिचुएशन और हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत ज्यादा बच सकते हैं, कंजर्व हो सकते हैं। स्टेक होल्डर्स में आते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। अब ये जो इंडस्ट्रीज या हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि उद्योग, वो कैसे वनों पर निर्भर करते हैं। अब जितने भी ट्रीज हैं उनसे मिलने वाला कच्चा सामान जैसे कि टिम्बर, वुड और आप कह सकते हैं पेपर, ये आपके द्वारा टॉयज बनाए जाते हैं उन सब के लिए लकड़ी, वुड, वो सभी फर्नीचर के लिए वुड सभी कहाँ से मिलती है, हमें पेड़ों से मिलती है। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज लगी हुई है उन सबको कच्चा पदार्थ, रॉ मटेरियल के लिए किस पर निर्भर होना पड़ता है, वनों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये इंडस्ट्रीज अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए इन वृक्षों को लगातार काटते जा रहे हैं और इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किस जगह पर वन कम रह गए हैं और किस जगह पर वन ज्यादा है। दे डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स। बस उन्हें क्या मतलब है कि हमें हमारी इंडस्ट्री चलानी है। और आजकल इंडस्ट्रीज में कंपटीशन भी इतना है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में ये लोग लगातार जो है वनों का उन्मूलन करते जा रहे हैं। तो इन पे रोक लगनी बहुत जरूरी है। सरकार को जो है इन्हें परमिशन नहीं देनी चाहिए, या परमिशन दी जाए तो बहुत स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के साथ दी जाए कि ध्यान में रख के कि जो हमारा जीवन चक्र है, जो नेचर का बैलेंस है वो डिस्टर्ब ना हो इन वृक्षों को काटने से। अब देखो इंडस्ट्रीज तो चलेंगी, उनको अपना काम करना है और इंडस्ट्रीज से बनने वाला सामान कौन यूज कर रहा है, हम।
हम यूज करते हैं, तभी जितनी ज्यादा हम उन चीजों को यूज करेंगे उतनी ही ज्यादा कंजप्शन होगी। कंजप्शन ज्यादा होगी तो ज्यादा वृक्षों की कटाई होगी, ज्यादा वन काटे जाएंगे और धीरे धीरे फॉरेस्ट क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और फॉरेस्ट खत्म हो गई तो उनमें रहने वाले वाइल्ड एनिमल्स, जो जीव जंतु हैं, वो भी कहाँ जाएंगे, उनके लिए भी आश्रय जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये वाला जो स्टेक होल्डर है ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है फॉरेस्ट कंजर्वेशन में। तो इन पे सबसे ज्यादा रोक लगानी चाहिए, इन्हें समझानी चाहिए ये बात कि भैया भाई धीरे धीरे आप थोड़ा लिमिट में इन सब चीजों को यूज करें, बजाय के क्योंकि इन्हें तो कोई मतलब नहीं, इन्हें तो क्या, अगर यहाँ वाली फॉरेस्ट में से पेड़ काटेंगे, यहाँ खत्म हो गए तो किसी और फॉरेस्ट से काटेंगे। तो ये चीज समझाने किसने है, सभी सोशल सोसाइटीज ने और सरकार ने इन सबको कहना है कि इंडस्ट्रीज कम लगाई जाए और लग रही हैं तो रॉ मटेरियल्स का यूज देख के किया जाए, कम किया जाए। तो नेक्स्ट हमारा स्टेक होल्डर है एनजीओज, या हम कह सकते हैं इनको प्रकृति प्रेमी तो नेक्स्ट हमारे स्टेक होल्डर है एनजीओ या प्रकृति प्रेमी लोग, जो जिन्हें किसी ने नहीं कहा कि आपको ये करना है, नहीं करना, वो खुद ही नेचर से इतना प्यार करते हैं, वनों के बारे में, मानव जाति के बारे में इतना सोचते हैं कि उन्होंने खुद से एफर्ट किए हैं, उनके खुद के प्रयास हैं ये सब, कि वो जो है वनों को बचाने की ओर चल पड़े हैं। एनजीओ का मतलब होता है बच्चों नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि ऐसी संस्थाएं जो बिना किसी मदद के, मतलब लोग खुद बनाते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, सरकार की मदद नहीं लेते, इनकी खुद की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके खुद के प्रयास हैं कि हमने जीव जंतुओं को बचाना है। पहले इन्होंने शुरू किया था जीव जंतुओं को संरक्षित करने से शुरू किया गया था ये अभियान, और उसमें कैसे, जैसे हाथी है, चीता, शेर और गैंडा, ये सब, जिराफ और बहुत सारे ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं जो जिनकी स्पीशीज या संख्या जिनकी जो है बहुत कम रह गई है। तो इन्होंने क्या किया कि इनको बचाओ, इनका संरक्षण शुरू करा। लेकिन जब ये काम चलाया गया, ये अभियान शुरू किया गया, तो इन लोगों ने देखा कि ये जीव जंतु तभी बचेंगे यदि इनका घर, आवास की सुविधाएं बची रहे। अब इनके घर कौन है, वन। तो यदि वन बचेंगे तभी वन्य जीव भी सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये दोनों अभियान ही आपस में जुड़े हुए हैं, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, ताकि वन बचेंगे और मानव जाति के लिए भी फायदेमंद होगा, और जो यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए भी आवास की सुविधाएं बनी रहेगी। इस तरह के प्रयास बहुत सारे सरकार के द्वारा भी करे गए हैं, नेशनल पार्क बनाए गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, और इन पार्क में क्या किया जाता है कि उन जानवरों को वही आवास की सुविधाएं दी जाती हैं जो जंगलों में दी जाती है, और एक बाउंड्रीज बनाई गई है वहां पर कि तो इनको एक सुरक्षित वातावरण जो है दिया जाता है। बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ये एक दायरा फिक्स कर दिया जाता है कि ये राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें ना कोई शिकार करेगा, ना ही इनके चीजों से कोई छेड़छाड़ करेगा। ऐसे ही एक शुरुआत की गई थी अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा 1731 ईस्वी में। रहने वाले स्थानीय जनसंख्या में से ही एक महिला थी, इन्हों और बिश्नोई समाज से जुड़ी हुई थी। तो पूरे बिश्नोई समाज ने इनका साथ दिया, और बिश्नोई समाज ने वनों का संरक्षण एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह अपने साथ जोड़ लिया, और उन्होंने बहुत इसमें योगदान दिया। और ये बात है 1731 ईस्वी के आसपास की, और राजस्थान में जोधपुर के पास एक गांव है खिजराली गांव से ये जुड़ी हुई थी, और खेजरी वृक्षों की रक्षा के लिए ये खड़ी हुई थी, और एक आंदोलन का रूप ले लिया था इसने। अमृता देवी और इनसे जुड़े हुए सभी लोग एकत्रित हो गए, और उन्होंने वृक्षों की कटाई, वनों को खत्म करने का पूरा विरोध किया, और इसमें अपनी जान भी गंवा दी। तो उन्हीं के नाम से अब सरकार ने एक बिश्नोई अवार्ड भी शुरू करा है, बिश्नोई पुरस्कार, जो कि उन लोगों को दिया जाता है जो इस फील्ड में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वन्य जीव संरक्षण में अपना पूरा योगदान देते हैं, उन्हें इस अवार्ड से
सम्मानित किया जाता है बिश्नोई अवार्ड से। तो इन सब बातों से ये क्लियर हो जाता है, इन सभी उदाहरणों से ये क्लियर हो जाता है कि वन्य जीव संरक्षण में सबसे बड़ा योगदान जो है स्थानीय लोगों का ही है। तो इन स्थानीय लोगों को इन वनों से अलग नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक और उदाहरण है हिमालय नेशनल पार्क में। वहां पर अल्पाइन के वृक्ष पाए जाते थे, अल्पाइन ट्रीज पाए जाते थे। और क्या किया गया, जब उसको एक राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया, नेशनल पार्क में बदल दिया गया, तो वहां के लोगों को कहा गया कि आप यहाँ नहीं आएंगे, अब आपका यहाँ पर आना बंद है। वहां उसके उस पार्क के उस वन्य क्षेत्र में रहते थे घुमंतु प्रजाति के लोग, और वो चरागाह थे, चरवाहे थे। तो वो अपनी भेड़ों को चरवाने के लिए उन वनों में ले आते थे। तो भेड़ जब आती थी वो वहां की आसपास की घास को चरने लगती, और वो घास खत्म हो जाती और उसकी जगह नई घास वहां पर उगने लग जाती थी। अब जब वहां पर ये नेशनल पार्क बन गया और सरकार ने वहां आने से मना कर दिया स्थानीय लोगों को, तो भेड़ों का आना भी बंद हो गया, और वो घास जो थी वो पूरी बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, और बड़े होने के बाद वो वापस नीचे गिर गई, क्योंकि उसको खाने के लिए कोई जानवर ही नहीं आया वहां पर। अब वो जब घास ऊपर, बड़ी घास नीचे गिर गई, तो उसके नीचे छोटी घास नहीं उग पाई, और उससे जो है पूरा वन्य क्षेत्र जो है धीरे 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 खराब होने लगा। तो क्या पाया गया, इन सभी उदाहरणों से क्या देखा गया, सरकार ने क्या निष्कर्ष निकाला कि वन्य जीव संरक्षण के लिए स्थानीय लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं। उनको वन्य जीवों से और वनों से जुड़ा रहने देना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है, इसी से हम वन्य जीव और वनों का संरक्षण अच्छे से कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 4 स्टेक होल्डर्स, इन सब के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि क्या जरूरत है वनों को संरक्षित करने की, वनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों जरूरी है, और कैसे कर सकते हैं हम इन वनों का संरक्षण। नेक्स्ट टॉपिक में जो हमने पढ़ना है फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि संपोषित प्रबंधन, कि इन वनों को, इन फॉरेस्ट को और इनमें रहने वाले वन्य जीव जंतुओं को किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए, कैसे इनका प्रबंधन किया जाए, क्या किया जाए कि ये जो है संरक्षित रहे, खत्म ना हो, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी इनको जैसा हमने इस्तेमाल किया है वैसे ही इस्तेमाल करते रहे। तो उसके लिए एक उदाहरण से भी हम पढ़ेंगे चिपको आंदोलन। ये जो आपने चिपको आंदोलन जो है पहले हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, आपके हिस्ट्री चैप्टर में भी आया होगा। एक बहुत ही फेमस आंदोलन, फेमस फाइट थी ये, वहां के स्थानीय लोगों की। क्या हुआ, कहाँ की बात है ये, रैनी गांव की बात है। रैनी गांव में 1970 में क्या हुआ कि वहां का जो एक ठेकेदार था उसको वृक्ष काटने की, पेड़ों को काटने की परमिशन मिल गई, और वो अपने औजार वगैरह, मशीन वगैरह लेकर वहां पर चला गया। तो जब वो वहां पहुंचा जंगल में, तो वहां उस समय जो वहां स्थानीय लोग रहते हैं, जो प्रजातियां, जनजातियां हैं, उनके सभी पुरुष जो है सभी वो बाहर गए हुए थे, और सारी स्त्रियां थी घर पे। तो उन सभी फीमेल्स ने जो वृक्ष काटने का बहुत ज्यादा विरोध किया। और कैसे विरोध किया, उन्होंने उस पेड़ को हाथों से अपने उसके पेड़ के साथ चिपक के खड़े हो गए, उसके तने को पकड़ लिया और कहा कि हम इन पेड़ों को कटने नहीं देंगे, चाहे हमें जान से मार दो। तो पेड़ों को चिपक के खड़े होने से, चिपकने के कारण इसका नाम क्या रख दिया, चिपको आंदोलन। और गांव का सभी लोगों ने, वहां के स्थानीय लोगों ने साथ दिया, और उस ठेकेदार को जो है वापस वहां से जाना पड़ा, और उन वृक्षों को नहीं काटा गया। बाद में ये आंदोलन ने बहुत जोर पकड़ा, और इसका पूरी तरह से विरोध किया गया कि इन जंगलों को नहीं काटो, इन जंगलों को काटने से पूरी मानव जाति को नुकसान है, पूरा जो जीवन चक्र है सबका वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं स्थानीय लोग, वहां पर रहने वाले लोग, क्योंकि जो वहां के लोग वहां रहने वाले हैं वो हर तरह से उन वृक्षों पर, उन जंगलों पर निर्भर हैं, अपने खाने पीने के लिए, अपने आवास की सुविधाओं के लिए, अपने रोजगार के लिए, सब तरह से। तो ऐसा ही एक और उदाहरण हमें वेस्ट बंगाल से मिला कि वेस्ट बंगाल में जब
वहां पे स्थानीय लोगों को हटा दिया गया, वहां से कहा कि आपको नहीं आना यहाँ पे। तो वहां के लोगों ने भी इस बात का विरोध करा और कहा कि ये तो हमारा गांव है, हमारा घर है, हम इसको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो फिर सरकार ने अपने वहां पर आदमी भेजे, पुलिस के साथ लोग गए, तो उनका मतभेद जो था वो और ज्यादा बढ़ता गया, जिससे एक कॉन्फ्लिक्ट, एक बहुत बड़ा मतभेद हुआ और लड़ाई होने लगी वहां पर। और उन लोगों ने एक आतंकवादियों का रूप, नक्सलियों के नाम से जिनको हम जानते हैं, उनका रूप ले लिया और जंगलों पर कब्जा कर लिया कि हम जो है यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे और किसी को अंदर नहीं आने देंगे। तो ये भी एक सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक सीमित दायरा बन गया है कि उस दायरे से बाहर या अंदर कोई भी नहीं जाएगा, ना सरकार उसको इस्तेमाल कर सकती है। तो इससे लड़ाई जो थी वो और ज्यादा बढ़ गई। तो फिर समस्या ये खड़ी हो गई कि अगर इन स्थानीय लोगों को महत्व ना दिया जाए, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण, अभी चरागाह वाला उदाहरण हमने पढ़ा, उससे भी हमें साबित हो गया कि अगर स्थानीय लोग वहां नहीं रहेंगे तो जंगल और ज्यादा नष्ट हो जाएंगे बजाय के संरक्षित होने की। ऐसा ही कुछ एक ऑफिसर थे, AK बनर्जी, जो आराबाड़ी वन क्षेत्र था, वहां की बात है, मिदनापुर में। तो वहां क्या हुआ, उस वन क्षेत्र की 0 वैल्यू डिक्लेयर कर दी गई। कहा गया कि ये जो वन क्षेत्र है अब पूरी तरह से खत्म होने वाला है, और 1272 हेक्टेयर का वन क्षेत्र था वो। तो वहां एक ऑफिसर की ड्यूटी लगी, AK बनर्जी, जो कि बहुत ही महान विचारधारा वाले थे। उनका विचार ये था कि क्यों ना इन स्थानीय लोगों से मदद ली जाए इस वन क्षेत्र को संरक्षित करने में। तो उन्होंने क्या किया कि वहां के स्थानीय लोगों को अपने पास बुलाया और उनसे बातचीत की, और एक सेटलमेंट हो गई, एक उनके बीच में प्रस्ताव सा बन गया कि वो लोग उस हमारी सरकार की सहायता करेंगे इस वन क्षेत्र की रक्षा करने में, और बदले में उनको कहा गया कि आप इस वन क्षेत्र में आ सकते हैं। उन्हें 25% का स्टेक होल्डर दे दिया गया, स्टेक होल्ड दिया कि आप इस वन को यूज कर सकते हैं, फॉरेस्ट को यूज कर सकते हैं, और यहाँ से जो सामान आपको दिया जाएगा वो बहुत कम कीमत पे दिया जाएगा। और बहुत से लोगों को, उनमें से बहुत सारे लोगों को रोजगार दे दिया गया, नौकरी दे दी गई कि आपने जो है इन वनों की, इस एरिया की, किसी को इस एरिया की रक्षा जो है करनी है, देखभाल करनी है। तो क्या हुआ इससे, जब ये कोलैबोरेशन बन गया, उन दोनों की संधि हो गई स्थानीय लोगों और सरकार की, तो जो 1272 हेक्टेयर का वन क्षेत्र 0 वैल्यू पे खड़ा था वो 12.5 करोड़ की वैल्यू पर आ गया। 12.5 करोड़ का टर्नओवर उसका बन गया कि इतनी आमदनी जो है सरकार को इससे हो सकती है। तो बहुत सारे उदाहरण ये साबित करते हैं कि अगर हमें वनों को सुरक्षित करना है, संरक्षित रखना है अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, तो इन स्थानीय लोगों के बिना हम काम नहीं चला सकते। और जब ये हमारी मदद करने को तैयार है, ये इस विषय में हमारी सहायता कर रहे हैं कि वनों को बचाना है, तो क्यों ना इनसे सहायता ली जाए। तो जब ये बात सरकार की समझ में आ गई और जब ये कोलैबोरेशन हो गया, तो बहुत फायदा जो है सरकार को इससे मिला। तो मैं आप सबसे भी यही अपील करती हूँ कि आप और हम मिलकर, हम सब अपने अपने स्तर पे वनों की सुरक्षा कर सकते हैं। पेपर्स को कम यूज करके, पिछली लेक्चर में मैंने आपको बताया था, उसमें भी हमने यही पढ़ा कि कैसे हम 3R के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल कर सकते हैं। तो आप अगर अपने बिहाफ पे, मैं और आप, हम सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के अगर काम करें, तो जो बहुत सारी चीजें हमें वनों से और वृक्षों से मिल रही हैं, उनकी कंजप्शन को कम करके हम अपने आने वाली पीढ़ी को और हमारे आसपास रहने वाले लोगों में बराबर बांटकर सोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें क्या जरूरत है फॉरेस्ट मैनेजमेंट की? यही जरूरत है कि जो हमारे आगे आने वाले लोग हैं वो इसको उसी तरह से इस्तेमाल कर सकें, जिस धन को, इस वृक्ष धन को हमने इस्तेमाल किया है वो भी कर सकें। और ये तो देयर शुड बी अ बैलेंस, कि सब में बैलेंस बनाकर हमें इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से जुड़ी हुई सभी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू।